जब हर काम समाज के लिए है तो फिर कोई ऊंचा नीचा कैसे हो गया? ये कहना है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी का। भारत में जात के नाम पे लोगों को बांटने का काम अंग्रेजों ने किया था और इसीलिए हिंदू 1000 साल तक गुलाम बने रहे। जब ये बात केशव हेडगेवार जी को समझ में आई तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का निर्माण किया, जिसका काम ही था एक कास्टलेस सोसाइटी इंडिया में हो, उसके लिए प्रयत्न करना। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी के दिन जन्म होता है। इतने धार्मिक काम करने के बाद भी आरएसएस पे कुछ न कुछ एलिगेशन लगते रहे, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है किस तरीके से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी और उसमें आरएसएस की क्या साजिश थी, या फिर आरएसएस सिर्फ भगवा झंडा को इंडोर्स करती है और वो तिरंगे का सम्मान नहीं करते हैं। क्या आरएसएस भाजपा की आड़ में देश को चला रहा है? 1925 में सिर्फ 5 लोगों के साथ आरएसएस की शुरुआत हुई थी और आज आरएसएस में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। संघ प्रमुख को सरसंघ चालक कहते हैं और इस पद पे अभी तक 6 लोग रह चुके हैं। आरएसएस अखंड भारत की बात करता है। यहाँ किसी एक देवी देवता की पूजा नहीं होती, बल्कि उनके लिए उनका ध्वज सबसे सुप्रीम है और उसी के आगे वो सल्यूट करते हैं। ध्वज की प्रार्थना के बाद ही जितने भी संकल्प लिए जाते हैं वो झंडे के नीचे लिए जाते हैं। चाहे एक्सरसाइज हो या फिर बौद्धिक चर्चा, हर चीज संघ के ध्वज के नीचे होती है। बहुत से देशों में और भारत में भी कई लोगों को स्पिरिचुअल गुरु मान लेते हैं या फिर रिलीजियस लीडर मान लेते हैं और सब उनके अंध भक्त बन जाते हैं। ये प्रथा ना हो इसलिए आरएसएस ने ध्वज को सबसे सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी है। बाकी सारे मनुष्य उस झंडे के नीचे हैं। संघ की एक स्पेशल यूनिफॉर्म है जिसमें व्हाइट शर्ट, खाकी पैंट और खाकी सॉक्स होते हैं। इनके बेल्ट का रंग ब्राउन होता है और ये ब्लैक टोपी पहनते हैं। शुरू में ये पैंट हाफ होती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ और ठंडे प्रदेशों में जैसे जैसे आरएसएस अपना विस्तार कर रहा है, 2016 से आरएसएस की यूनिफॉर्म फुल पैंट के रूप में शुरू हुई। आरएसएस अलग अलग शाखाओं के माध्यम से पूरे देश में काम करता है, जहां पे उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही में अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स करे जाते हैं। 42,000 से भी ज्यादा जगहों पे लगभग 68,000 शाखाएं आज आरएसएस की चल रही है। आरएसएस की शाखाओं पे हेड टीचर होता है जो बच्चों को गेम्स खिलाना और बड़े लोगों को अपने रूट्स और अपने संस्कृति के बारे में बताना मुख्य काम होता है। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने पे ही जोर नहीं होता है, बल्कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, स्पिरिचुअली किस तरीके से लोगों को कनेक्ट किया जाए भारत की संस्कृति के साथ, ये सब चीजें शाखाओं में सिखाई जाती है। पहले आरएसएस की शाखाएं सिर्फ वीकडेज पे लगती थी और वीकेंड्स पे छुट्टी होती थी, लेकिन जो युवा नौकरी कर रहे हैं वो कैसे जुड़े, तो उसके लिए आरएसएस ने 1 घंटे के लिए वीकेंड्स पे भी शाखा शुरू कर दी है। गेम, योगा, प्रेयर और सोशल इश्यूज पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है। आरएसएस ने देश के विभिन्न कोनों में सरस्वती विद्या मंदिर, स्कूल खोल रखे हैं। आरएसएस के 35 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय सेविका समिति, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन शामिल। भाजपा से जुड़े अभी तक 2 प्रधानमंत्री देश में रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। दोनों आरएसएस बैकग्राउंड के थे। आज संघ से जुड़े काफी लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए हैं। चूंकि आरएसएस में सिर्फ आदमी शामिल हो सकते थे, इसलिए महिलाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति का निर्माण किया गया। यहाँ महिलाओं को योग आसन सिखाए जाते हैं और सांस्कृतिक ज्ञान दिया जाता है। 2001 में आरएसएस ने सेवा भारती नाम का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम बाढ़ या किसी भी तरीके की विपदा में फंसे हुए भारतीयों की मदद करना होता है। यानी कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो सबसे पहले रेस्क्यू, देन रिलीफ और उसके बाद रिहैबिलिटेशन का काम आरएसएस के लोग करते हैं। आरएसएस के आलोचकों में सबसे बड़ा नाम आता है नेहरू जी का। लेकिन 1962 का समय आता है जब इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है, जिसमें इंडिया नेहरू जी की गलतियों की वजह से बुरी तरीके से हार जाती है। ऐसे में सेना को राशन पहुंचाने का काम आरएसएस का इंफ्रास्ट्रक्चर करता है और इस तरीके की अनकंडीशनल देशभक्ति देख के नेहरू जी भी बहुत इंप्रेस होते हैं और उनके विचार अपने अंतिम दिनों में आरएसएस के लिए काफी ज्यादा बदल जाते हैं। फाइनली 26 जनवरी 1963 को आरएसएस के स्वयंसेवक रिपब्लिक डे परेड में भी शामिल होते हैं। 1971 में ओडिशा में एक बहुत भयंकर तूफान आता है। उस वक्त सबसे पहले वहां पे रिलीफ पहुंचाने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंचते हैं। जब 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक करती है और सैकड़ों लोगों की उसमें मौत होती है, तो आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते हैं उन लोगों की मदद करने। चाहे 1984 में जब कांग्रेस पार्टी के लोग सिखों के खिलाफ दंगे कर रहे थे, या फिर गुजरात में 2001 का भूकंप हो, संघ ने सब जगह घायलों की सेवा करना और राहत बचाव का कार्य किया है। 2020 में जब कोविड आया और लॉकडाउन सब जगह लग गया, उस वक्त भी सबसे ज्यादा एक्टिव आरएसएस के लोग थे ग्राउंड पे और वो लोगों तक पहुंच रहे थे, उन्हें राशन पहुंचा रहे थे, उनकी जो मदद हो सकती थी वो की जा रही थी। इनफैक्ट आरएसएस नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा में भी अपने स्वयंसेवकों को भेजकर कई बार हेल्प दे चुकी है और अब यहाँ पे भी आरएसएस की शाखाएं लगती हैं।
राहुल गांधी जी ने आरएसएस पे आरोप लगाया था कि 52 साल तक आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं लहराया, लेकिन 2002 के बाद से आरएसएस अपना भगवा झंडा के अलावा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे भी लहरा। सवाल उठता है कि 52 साल तक आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा क्यों नहीं लहराया। एक्चुअली 1947 में जब देश का बंटवारा हो गया तब आरएसएस चाहती थी कि अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में बनाए तो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस देश को सेकुलर बनाना चाहती थी, तो आरएसएस की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इससे नाराज होकर आरएसएस ने संविधान और तिरंगे को मानने से मना कर दिया था। इस क्रिटिसिज्म से आरएसएस अभी बाहर भी नहीं निकला था कि इतने में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। चूंकि गोडसे आरएसएस से जुड़ा हुआ था इसलिए संघ की देश के सामने एक बहुत नेगेटिव इमेज बन गई थी। हालांकि सच ये था कि नाथूराम गोडसे ने बहुत समय से आरएसएस की किसी शाखा में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था 1948 में, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के बाद आरएसएस को क्लीन चिट मिल जाती है तो ये बैन हटा भी दिया जाता है। आरएसएस को दूसरी बार बैन इंदिरा गांधी जी ने किया था जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि उस वक्त आरएसएस जेपी आंदोलन का सपोर्ट कर रही थी और आरएसएस को सपोर्ट करने के लिए उस समय जनता पार्टी बनी थी। ये जनता पार्टी जो 1977 में बनती है वो 1980 में टूट जाती है और वहीं से जो जनसंघ था वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में निकल के आता है। 1992 में आरएसएस पे तीसरी बार बैन लगता है जब अयोध्या में विवादित ढांचा टूट जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद आरएसएस का कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देता है और फिर से बैन हटा दिया जाता है। दूसरे धर्म जैसे मुस्लिम और सिखों को जोड़ने के लिए आरएसएस ने सिख संघ शुरू किया है और इसकी 450 से भी ज्यादा ब्रांचेस अब पूरे भारत भर में। मुस्लिम्स को जोड़ने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का निर्माण किया गया। आरएसएस के आंकड़ों के हिसाब से 2017 से लेकर 2022 के बीच में 7 लाख युवा आरएसएस से जुड़े हैं। अब आरएसएस को उस वक्त इंदिरा गांधी ने बैन तो किया था, लेकिन उस वक्त क्या पॉलिटिक्स चल रही थी और किन कारणों से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ इतना अत्याचार किया, इस विषय को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।